लेक्चर ऑफ द करंट अफेयर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर्स कर रहे थे, आपको पता है 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। थर्ड 3 लेक्चर हो गए थे। कल आपको जैसे कि पता है मौसम बहुत ख़राब था, तो क्या लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो क्या है कि कल हमारी वीडियो नहीं आई थी। तो एज जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर्स करवाएंगे, वैसे ही आज देखो 50 तक हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम करेंगे स्टार्ट 51 से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो इसके कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि क्या डाउट है आपको, या आप किस टॉपिक पे चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियोस लाएं, तो आप हमें बता दिया करो ताकि हम उस टॉपिक के बारे में आपको बता सकें। ठीक है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51st क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू बूस्ट सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन। किस कंट्री ने अभी हाल ही में क्या किया है, MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, साइन किया किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ। किसको बूस्ट करने के लिए, कॉटन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा। जर्मनी के साथ किया हमने। वैसे ही देखो सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको पूछ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आती है किसकी, स्पोर्ट। इसको सपोर्ट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो और आपको पूछ सकता है कि देखो इसी में आपके 4 या 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंडिया सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का। पूछ सकता है कि इंडिया का क्या रैंक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको दिया हुआ, हु वॉन द 2021 नोबेल पीस प्राइज फॉर द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्री कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। तो इसका आंसर आंसर क्या है, दमित्री एंद्रचिन मोरटो एंड मारिया रेसा। तो मैं कह सकता हूँ फोर्थ आएगा मेरा इसका ऑप्शन। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, बोथ सेकंड एंड थर्ड। अब जैसे कि इसी के बारे में जैसे मैं आपको और बताता हूँ। जैसे देखो लास्ट टाइम ये नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, किसको मिला था, मिला था किसको, मलाला यूसुफी को। पाकिस्तान की लड़की है, आपको पता होगा कि बहुत ही छोटी उम्र की लड़की है, अराउंड 22 से 23 साल की लड़की। आपने सुना होगा कि मलाला यूसुफ, कोई भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो मलाला यूसुफ का नाम सुना होगा। और ये क्या है, बिकम द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइजेस लोरेट। लोरेट मतलब जिसको मिला, जो सबसे कम छोटी उम्र की है, जिसको क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला किसके लिए, पीस के लिए। किसको मिला, मलाला यूसुफी। कहाँ से है, पाकिस्तान से है। तो पूछ सकता है क्या, देखो यही होता है स्टैटिक जीके जो आप करते रहते हो, यही है। मलाला यूसुफ को क्या मिला हुआ है, पीस प्राइज मिला। और अगर पूछेगा सबसे यंगेस्ट पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, तो मलाला यूसुफजई को मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट अमाउंट वाज गिवन टू बाय द टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टू एक्वायर 100% स्टेक ऑफ एयर इंडिया। किस कितनी अमाउंट पे एयर इंडिया का वो पूरा खरीद लिया टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने। तो कितने में खरीदा, 18,000 करोड़ में खरीदा हुआ है। ठीक है, याद रखना है पॉइंट। जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले किसने खरीदा है, कितने में खरीदा है, 18,000 करोड़ पे। जैसे कि आपको पता है कि क्या था, सबसे पहले 1954 में एयर इंडिया थी किसकी, टाटा ग्रुप्स की थी। टाटा ग्रुप्स की थी, बट 1969 में क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन मतलब सरकार क्या करना स्टार्ट करेगी, कैप्चर करना स्टार्ट करेगी। देखो क्या लिखा मैंने, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन कब हुआ था बैंक्स का, तो 1969 में। जिन बैंक्स का भी टर्नओवर, जिन बैंक्स के पास भी पैसा 200 करोड़ से ऊपर है, उन उन बैंक्स के सरकार ने क्या कर दिया, कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। वैसे कुछ कंपनीज थी उस टाइम एयर इंडिया को कैप्चर कर लिया था किसने, हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, वैसे ही आपको दिया हुआ है। अब 100% अगर आपको पूछेगा हेडक्वार्टर्स किधर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के, तो महाराष्ट्र में। आप पूछ सकता है महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, N. चंद्रशेखरन। ये कौन है इसके यहाँ के अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। वैसे अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन अक्टूबर 2021
3 products from Dash were awarded with GI tags, which include Dash, Kalkurichi wood carvings and Kanyakumari clove. क्लोव आपको पता होगा क्या होते हैं, लॉन्ग वुड कार्विंग्स मतलब जो क्या होता है, वुडन पे कोई भी पेंटिंग्स वगैरह की जाती हैं या कुछ भी डिजाइन वगैरह दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, वुड कार्विंग्स। एंड कन्याकुमारी क्लोव आपको किसको दिया गया है, तमिलनाडु के करारापुर कालमाकरी पेंटिंग्स को। पूछ सकता है आपको तमिलनाडु के करारापुरी पेंटिंग्स को। तो ये सी वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या है कि जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई टैग दिया क्यों जाता है, जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि क्या हो सके, देखो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, वहाँ की कुछ चीजें जो आर्ट है या कल्चर है, जब वहां से लोगों को एक्सप्लोर कर सकें, तो इसलिए क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। वैसे ही अब आपको पूछ सकता है कि किस किस को जीआई टैग्स दिया गया, कारापुर कलमर पेंटिंग्स अगर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि कैसे बनते हैं ये पेंटिंग्स बनती हैं किस पे, प्योर कॉटन क्लॉथ पे, कि कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, याद रखना। कलकर कुरिची वुड कार्विंग्स कहाँ की है, तो ये कहाँ की है, मदुरई की है। ठीक है, वैसे कन्याकुमारी का क्या, लॉन्ग वगैरह ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, तो कन्याकुमारी वाले एरिया में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 2021 आरबीआई 6 member मॉनेटरी पॉलिसी रिलीजेस फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस अनाउंसमेंट। आरबीआई, जैसे कि हमने आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके काम क्या है, एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल, इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे बाय डिफरेंट मेजर्स, कैसे इंटरेस्ट रेट रखने हैं, रेपो रेट्स कैसे होते हैं, क्या रिवर्स रेपो रेट्स होते हैं, ये सब मेंटेन करना, ये किसका काम है, आरबीआई का काम है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी अब क्या कहता है, देखो जैसे आपको पता है कि आरबीआई kept the rate unchanged and continued with the accommodative and transparenting the policy repo rate at 335 and MSF rate at, देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है कि जिस, मान लो मेरे पास कोई 100 रुपए है, ये क्या आरबीआई, एक है एसबीआई, इन दो की बात करते हैं। अब एसबीआई को पैसा चाहिए, एसबीआई किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। आरबीआई क्या लेके जाएगा, एसबीआई क्या लेके जाएगा, एक सिक्योरिटी, कि हाँ हमने आपसे 100 रुपया लिया। अब इधर से यहाँ पे क्या जा रहा है, सिक्योरिटीज जा रही हैं, सिक्योरिटीज जा रही हैं, और आरबीआई से एसबीआई की तरफ क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। इसी चीज को कहते हैं, अब पैसा तो आ गया एसबीआई के पास। अब जब एसबीआई को ये सिक्योरिटीज वापस चाहिए, तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा, ये पैसा वापस करेगी, प्लस इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा कुछ। इसी इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये पॉइंट, रेपो रेट क्या होता है। और रिवर्स रेपो में क्या होगा, एक आरबीआई ले लिया, एक एसबीआई ले लिया। अब आरबीआई को पैसा चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज इसके पास रखेगा और इससे क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा, और इसके पास क्या रखेगा, सिक्योरिटी। इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यहां से आपके क्लियर हो गए दो पॉइंट्स, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, वो देख लेते हैं पहले। एमएसएफ का मतलब क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो पूछ सकता है कि क्या होता है, एमएसएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बता दिया रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब क्या है, एमपीसी का मतलब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिटेन इंडियन रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब, फाइनेंशियल ईयर का मतलब मान लो कि अब सरकार का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है।
अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या दिया, आरबीआई डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फैसिलिटी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टिल दिसंबर 31 टू 2021। अब इसमें क्या बात कर रहा है, एसएलटीआरओ की बात कर रहा है, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको रेपो रेट बताया, ये सिर्फ कितने दिन के लिए ले सकते हैं पैसा, 14 दिन के लिए। मान लो इनको पैसा चाहिए 1 से 2 साल के लिए, तो ये कौन से ऑपरेशन के अंदर लेते हैं, लॉन्ग टर्म। तभी तो नाम मैंने क्या दिया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। और कुछ मतलब नहीं होता है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का। ठीक है, यही मतलब होता है क्या, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। तो इसके क्या, ये पॉइंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ए बी एंड। ये इसका देखो क्या है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मान लो कि आरबीआई ने क्या, रेट्स अनचेंज अनचेंज रखे एंड कंटिन्यू विद अकोमोडेटिंग स्टांस प्रेजेंट। देखो कभी भी क्या होगा, एमएसएफ रेट कभी भी ज्यादा नहीं होगा रेपो रेट से। रेपो रेट से हमेशा ज्यादा ही होगा। एमएसएफ रेट रेपो रेट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्या है, पर 3.3% नहीं है, हमने कितना मेंटेन करके रखा है, 4%। और ये हमेशा एमएसएफ है, जो ये रेपो रेट से 0.25 या 0.5 क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो ये गलत हो गया मेरे पास। मान लो जिसमें ए दिया हुआ है वो सारे गलत होंगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड या फिफ्थ में से एक होगा। अब मान लो एमपीसी रिटेन्ड रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 8.8, इतनी ज्यादा तो हो ही नहीं सकती रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिफ्थ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था, पॉलिसी रेट क्या रखा हुआ है, अराउंड 4%। और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मार्जिनल सेटिंग फैसिलिटी। वैसे कैश रिजर्व रेशियो अब क्या होता है कि अब मान लो बैंक्स को पैसा चाहिए, अब बैंक्स को पैसा चाहिए तो बैंक्स को मान लो इंस्टेंटली पैसा चाहिए। अब बैंक के पास मान लो क्या है, अब मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, बैंक को चाहिए पैसा। क्यों, क्योंकि इसने जो इसके पास मैंने डिपॉजिट कराए थे पैसे, इसने क्या कर दिया, लोन पे दे दिए। बट जब मैं जाऊंगा तो मेरे को पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, मेरा पैसा था। इसने किस पे लगा दिया, लोन पे। तो उस टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से पैसा लेना पड़ेगा फॉर शॉर्टर टर्म। और उस टाइम क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इंस्टेंटली चाहिए। तो तभी क्या होगा, हमेशा बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होगा। देखो बैंक रेट रेपो रेट से हमेशा ज्यादा है। रिवर्स रेपो रेट कम है। वैसे कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि कुछ फॉर्म ऑफ मनी, मान लो मेरे पास 100 रुपया बैंक के पास, बैंक इसमें से सिर्फ 96 रुपीज ही लोन में दे सकता है, 4 रुपए वो लोन में नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि मान लो कल को सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं पैसे निकालने, तो सर इनके पास कुछ तो पैसा हो ताकि ये वापस दे सके उनको। इसलिए हम कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं। और एसएलआर क्या होता है, कैश के फॉर्म में रखेंगे, कैश सीआरआर। एसएलआर को हम किस फॉर्म में रखते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्म में रख सकते हैं। वो सब किसके अंदर आ जाता है, एसएलआर के के दायरे के अंदर आ जाता है। तो ये आ गया आपका क्या आंसर, इसका देख लिया हमने। और देख लिया कंसेप्ट, रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम बैंक रेट ही कह सकते हैं। मान लो अराउंड 4.25 ही होता है, जितना बैंक रेट चल रहा है उतना ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है अराउंड। आप यही मान के चलो, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हमने हटा दिया हुआ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द की इनिशिएटिव्स टेकन बाय द आरबीआई इन अक्टूबर 2021। आरबीआई proposed to increase the transaction limit in IMPS immediate। इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो कभी कभार फुल फॉर्म पूछता है इकोनॉमिक्स में, बहुत बार आपने देखा होगा कि फुल फॉर्म्स पूछता है। तो आईएमपीएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज।
ठीक है, याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। आरबीआई proposed to introduce a framework for carry out retail digital payments in offline mode with the total limit being 2000 geotagging of physical payment acceptance infrastructure will be set up to find out location of existing payment acceptance infrastructure. Yeah, RBI announced the four sandbox current with the theme of MSME lending. MSME क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये होती है क्या इसकी फुल फॉर्म। अब इंटरनल अम्ब्यूसमेंट स्कीम, अम्ब्यूसमेंट स्कीम क्या होती है कि मान लो मैंने पेमेंट करनी है, मान लो मैं पेटीएम चला रहा हूँ या कुछ भी अमेजोन प्राइम चला रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहीं एक ऐसा होना भी, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए, कल को मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है या मेरा पैसा वॉलेट में फंस गया, तो मैं उसके लिए क्या बनाया जाता है, निवारण केंद्र, जिससे में मेरी क्या हो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वो सबके उसी को क्या कहते हैं, अम्ब्यूसमेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम बनाई, वाज इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई फॉर, किसके लिए, नेशनल बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए, एंड पब्लिक सेक्टर लैंडिंग फैसिलिटी बाय बैंक्स टू एनबीसीज वाज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021। इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाला आएगा। याद रखना इसके सारे पॉइंट्स जो जो मैं बोल रहा हूँ, देखो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हम क्लास में कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 आरबीआई हैज टेकन फॉलोइंग की इनिशिएटिव्स। ये आई थिंक पुराना क्वेश्चन ही है, पुराना क्वेश्चन ही है। अब आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 56 आ गया। अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 56 में, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय पीएम मोदी टू बूस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी एंड टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन स्पेस मैटर्स। तो ये आपको पूछ सकता है कौन थी, तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन। याद रखना ये कौन है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। देखो जो भी पीएम या होम मिनिस्टर लॉन्च करेंगे कोई स्कीम, कोई बॉडी, कोई भी एजेंसी, तो वो सारी क्या हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पीएम ने किया, तो याद रखना है इंडियन स्पेस एसोसिएशन वर्चुअली लॉन्च की थी। इंडियन स्पेस प्राइवेट इंडस्ट्री बूस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ये काम किसके साथ करेगी, इसरो के साथ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया इनवाइटेड इंडिया इनवाइटेड 46 Indian Ocean countries to participate in a naval exercise that is planned to be held at Visakhapatnam in Feb 2002. Name the naval exercise. कौन कौन सी नेवल एक्सरसाइज होती है विशाखापट्टनम में, ठीक है, तो एक्स मिलियन करके होती है। ये कहां पर हुई, देखो एक्स मिलियन करके होगी, नेवल एक्सरसाइज कहां पर हुई है, एक्स मिलियन। और शेड्यूल किसने की करवाई, इंडियन ओशन ने। 46 कंट्रीज हैज बीन इनवाइटेड टू अटेंड द एक्सरसाइज, इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुई थी, तो 1995 में, टू ब्रिंग टुगेदर द नेवीज ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन, ताकि हम सारी कंट्रीज को कहां बुला सके, इंडियन ओशन रीजन वाले एरिया में बुला सके। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही आपको पूछ सकता है कि कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, रामनाथ कोविंद। वैसे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, एडमायरल करमबीर सिंह। तो देखो ये सारे एक ही क्वेश्चन से हम अभी कितने 6 या 7 क्वेश्चन निकल गए। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिकॉग्नाइज असेस टू अ क्लीन एंड हेल्थी environment as a fundamental cooperation, organization for economic cooperation and development। क्या ये होगा, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ग्लोबल अलायंस ऑफ हेल्थ एंड पोल्यूशन, इंटरगवर्नेंस पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो, हाई कमीशन फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहां पर है, देखो इसके हेडक्वार्टर्स, अभी अगर जिसने असिस्टेंट कंपाइलर के पेपर दिए होंगे क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर है इनके हेडक्वार्टर्स, तो याद रखना
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? नजहात शमीम खान। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अब बात क्या कर रहे हैं? इन अक्टूबर 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज गिवन टू, किसको मिला था? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स एंड जोशियो डी एंग्रिस्ट एंड गिडियो डब्ल्यू डॉट इम्बेंस फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, किस लिए मिला था सबसे पहले? डेविड कॉट को मिला था फॉर इंप्रूवमेंट्स ऑफ टू ऑक्शन थ्योरी। तो फॉर हिज, किस लिए मिला था इनको? फॉर हिज empirical contribution to labor imbalance for the material contributions to the analysis of causal relationship। पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021 का किसको मिला? तो याद रखना कार्ड से, याद रखना डेविड कार्ड से मिला। ठीक है, तो जिसके नाम के साथ कार्ड लगा हुआ है उसको मिला, डेविड कार्ड करके याद रख सकते हो। और किस पे मिला? एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। आप देखो वैसे ही नेक्स्ट अगर आपको पूछेगा कि फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला था, तो रैगनर फ्रिच एंड जैम टिगरबर्ग। कब मिला था? 1969 में। तो याद रखना। और इंडिया का लास्ट टाइम कब मिला? 2014 में। याद रखना, इंडिया को लास्ट टाइम कब मिला? 2014 में। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 61 आ जाता है। इन अक्टूबर 2021 डेनमार्क पीएम, पूछ सकता है डेनमार्क के पीएम का नाम। मैटे फ्रेडरिक्सन visited India to enhance the friendly relation between the two nations. Which of the following points are correct with respect to the agreement which are made during the visit? A. India and Denmark reconfirmed their commitment to the free trade agreement and formed up a 10-year action plan starting from 2022. Yeah. Denmark signed 4 MOUs in the field of science, traditional knowledge, skill development, mapping of groundwater resources. या दानिश कंपनी ग्रैंडफोर्स साइंड एन एमओयू। एमओयू का मतलब मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग लिख लो। ये क्या मतलब होता है एमओयू का? बड़ी बात देखा होगा हमने, एमओयूज लिखा होता है। तो वैसे ही उसके बाद क्या आएगा? टुगेदर इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर। मेरे को पता है इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो ये तो चीज मैंने ली है। जिसमें बी नहीं है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो या तो 1, या तो 2, या तो 4। अब डेनिश कंपनी, इसके बारे में चलो मेरे को नहीं पता, मान लो एग्जाम्पल। अब डेनिश कंपनी ग्रीन फॉक्स के साथ साइन किया एमओयू टाटा प्रोजेक्ट्स ने। हाँ, तो मतलब मेरा क्या होना चाहिए? बी और सी जो इसमें होगा वो सही है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। तो यहाँ तो ए सही है, यहाँ तो सेकंड सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है, मैंने वैसे ही आपको बताया कि पीएम आपको डेनमार्क का याद होना चाहिए। कौन है? एच ई मैटे फ्रेडिक्सन। ठीक है, वैसे ही 62nd क्वेश्चन देखो। इन अक्टूबर 2012 क्वाड कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए स्टार्टिंग द सेकंड फेज ऑफ द 25th एडिशन ऑफ द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन -21 इन द डैश रीजन। कहां पर की थी? मालाबार एक्सरसाइज होती है इनके बीच, कहां कौन से एरिया में हुई? बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। पूछ सकता है कि ये जो क्वाड का कंसेप्ट है किसने दिया था? तो याद रखना जिमो नाइल ने दिया था। जिमो नाइल ने दिया था। कब? 2010 में दिया था। ये केएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसने दिया था ये कंसेप्ट? तो जिमो नाइल ने दिया था ये कंसेप्ट, याद रखना। और इनके बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो मालाबार एक्सरसाइज होती है। और 2000 अभी कहां पर हुई है? 2021 में बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में हुई है इनकी एक्सरसाइज। ठीक है, ये याद रखना सब। और अगर फर्स्ट फेज पूछेगा 2021 मालाबार एक्सरसाइज का वाज होस्टेड बाय यूएस नेवी ने किया था। कहां पे? अगस्त में किया था। कहां पे? गुआम आइलैंड्स। कहां पर है? पैसिफिक ओशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 63rd क्वेश्चन देखते हैं।
who was recently in October 2021 appointed as the chairman to the board of Bharat Pay. किसको बनाया गया? तो रजनीश कुमार को बनाया गया। पहले ये क्या थे? देखो रजनीश कुमार पहले क्या थे? एसबीआई के सीईओ थे। अब इनको क्या बनाया? चेयरमैन बनाया गया किसका? भारत पे का। तो याद रखना ये, ठीक है। 63rd क्वेश्चन, भारत पे। देखो भारत पे का सीईओ कौन है? अश्विन ग्रोवर। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? न्यू दिल्ली में। याद रखना ये। तो एक क्वेश्चन में भी 3-3 4-4 क्वेश्चन निकल रहे हैं आपके। ये सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक ड्राइवलेस ट्रेन? तो किसने की है फर्स्ट ऑटोमेटिक ड्राइवलेस ट्रेन? तो जर्मनी ने। याद रखना जर्मनी ने की है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जर्मन रेल ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट बैन एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप Siemens enabled the world's first automated driverless train in the city of Hamburg, Germany. According to them, it is more punctual and energy efficient than traditional trains. ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना जर्मनी का फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर। और कैपिटल क्या? बर्लिन। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? यूरो। देखो एक से ही 4 या 5 क्वेश्चन आपको इस तरह से, जरूरी नहीं है कि यही पूछे कि कौन सी कंट्री ने पहली स्टार्ट की। पूछ सकता है कि और रेल ऑपरेटर्स करने वाले थे कौन, कौन से एरिया में चलाई जर्मनी के। तो कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन मोल्ड करके आपको पूछ सकता है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? इन अक्टूबर 2021 Asiat Liners named Dash become the official mascot of the 7th edition of the Under 17 Women's World Cup, which will be hosted in Dash in 2022. कहाँ पे हुआ ये? ईबा में हुआ, इन इंडिया। ईबा में हुआ ये कहाँ पर? इन इंडिया में। याद रखना ये पॉइंट। ईबा में कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। द 7th edition of the biannual international football tournament, the 2020 FIFA Under 17 World Cup is being hosted by India in 2022. Germany become the first team to qualify for the 2022 World Cup. जर्मनी कौन सी है? पहली टीम है जिसने क्वालिफाई क्या किया? वर्ल्ड कप को, ठीक है। यहाँ तक हो गए हमारे क्या? 15 क्वेश्चंस। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर कल की क्लास में देखेंगे कि और नेक्स्ट 15 देखेंगे। तो एक क्लास उसके बाद हमें और चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे? पूरा कंप्लीट करेंगे। बाकी यार आप सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा क्या होता है, बूस्ट वगैरह मिलता रहता है, कि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन आती है। तो ठीक है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।